नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गोली और जहर। सुनील ने पुलिस हेडक्वार्टर में स्थित इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के ऑफिस का दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। प्रभुदयाल ऑफिस में अकेला था। वह अपनी मेज के पीछे बैठा था और उसके चेहरे पर उस घड़ी गंभीरता और किसी हद तक असहिष्णुता के भाव थे। बंदा हाजिर है, सुनील जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। तुमने पुकारा और हम चले आए के अंदाज से। प्रभुदयाल पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई न दी। अब क्या खता हुई माई बाप, सुनील बोला। बैठो, प्रभुदयाल बोला। शुक्रिया, सुनील बोला और एक कुर्सी पर ढेर हो गया। कौन मर गया? किसने कहा कि कोई मर गया है? प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला। कहा तो किसी ने नहीं माई बाप, लेकिन तारीख गवाह है कि जब जब भी खाकसार को यूं आनन फानन आपके हुजूर में तलब किया गया है, तब तब कोई न कोई ऐसा शख्स अपने बनाने वाले के रूबरू होने के लिए इस फानी दुनिया से बस रुखसत हुआ ही होता है, जिसके सुनील भाई मुल्तानी से कोई खास ताल्लुकात समझे जाते थे। गौर कीजिएगा कृपा निधान, सिर्फ समझे ही जाते थे, होते नहीं थे। बक चुके, प्रभुदयाल सख्ती से बोला। सुनील तनिक हड़बड़ाया और फिर बोला, फिलहाल ज्योत्सना को कैसे जानते हो? ज्योत्सना? ज्योत्सना जोशी। कैसे जानते हो उसे? सुनील सोचने लगा। बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने, प्रभुदयाल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। सवाल तो आसान है, सुनील लापरवाही से बोला। जवाब भी आसान है, लेकिन सवाल क्यों पूछा जा रहा है, इसकी वजह समझ पाना जरा मुश्किल है। क्या चाहते हो? अपने सीधे सवाल का सीधा जवाब हासिल करने के लिए तुम्हें गर्दन से पकड़कर हिलाऊं या उठाकर पटक दूं? वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। क्या? चाइल्डहुड फ्रेंड? बचपन की दोस्त, हमजोली। इस झूठ में दो नुक्स हैं। एक तो मुझे जाती तौर से मालूम है कि तुम्हारा बचपन इस शहर में नहीं गुजरा। तुम्हारे कदम ब्लास्ट की नौकरी के चक्कर में तुम्हारी नौजवानी में यहाँ पड़े थे, जबकि ज्योत्सना जोशी का कहना है कि वो पैदा ही इसी शहर में हुई थी। दूसरे, वो तुम्हारी हमजोली नहीं हो सकती, क्योंकि वो तुमसे कम से कम 7-8 साल छोटी है। फिर तो वो कोई और ज्योत्सना जोशी। अगर जुबान को महज धार देने के लिए, अपनी एक वाहियात आदत बनाए रखने के लिए बकवास कर रहे हो तो बस करो। कोई और मंशा है तो भले ही जारी रखो। माजरा क्या है जनाब? सुनील संजीदा हुआ। उसकी बाबत यूं सवाल क्यों? वो गिरफ्तार है जी, चोरी के जुर्म में। उस पर पिछली शाम किसी के घर में घुसकर 4 लाख रुपए के जेवरात चुराने का इल्जाम है। लेकिन मेरा चोरी से या चोर से क्या वास्ता? चोर यहाँ लॉकअप में बंद है और उसने तुमसे मुलाकात की खास फरमाइश की है, इसलिए तुम्हें यहाँ तलब किया गया है। ओह, अब बोलो, कैसे जानते हो ज्योत्सना जोशी को? कोई खास जानकारी नहीं माई बाप। कोई 2 साल पहले वो ब्लास्ट में स्टेनो भर्ती हुई थी, लेकिन जल्दी ही, शायद 2 महीने में ही नौकरी छोड़कर चली गई थी। क्यों? क्या पता, कोई बेहतर नौकरी मिल गई होगी या कोई और वजह होगी, मालूम नहीं कुछ। लेकिन 2 महीने के मुखसर से वक्फे में ही तुम्हारी उससे इतनी घनिष्ठता हो गई कि अपनी दुश्वारी की घड़ी में उसने तुम्हें याद किया, कुल जहान को छोड़कर। ऐसी कोई बात नहीं बंदा नवाज। फिर भी उसने खास मुझे ही क्यों याद किया, ये तो वही बेहतर बता सकेगी। तुम्हें कोई वजह नहीं मालूम? नहीं, ऑनेस्ट। प्रभुदयाल बोला। फिर उसने आवाज देकर एक हवलदार को तलब किया और बोला, ज्योत्सना जोशी को लॉकअप से निकाल कर लाओ और उसे बगल के कमरे में बिठाओ। जब वो वहां पहुंच जाए तो खबर करना। हवलदार ने सहमति में सिर हिलाया और सैल्यूट मारकर वहां से रुखसत हो गया। जान में जान आ गई। सुनील गहरी सांस लेता हुआ बोला। क्या मतलब? प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला। ये जानकर कि किसी कत्ल के सिलसिले में मैं यहाँ तलब नहीं किया गया, कोई कत्ल नहीं हुआ। अभी तो बस आए ही हो, उम्मीद कायम रखो, हो जाएगा। हमेशा होता है। क्या हमेशा होता है? जहाँ पहुँचते हो वहीं कत्ल हो जाता है। ये सरासर बेजा इल्जाम है मुझ पर। हकीकत इससे उलट है। हकीकत ये है कि जहाँ कत्ल हो जाता है वहाँ मैं पहुँचता हूँ, क्योंकि ये मेरा पेशा है, मेरा कारोबार है। अपने अखबार की नौकरी पूरी मुस्तैदी से बजाना मेरा फर्ज है।
मेरा धर्म है। कत्ल अपनी अध्यक्षता में, अपनी देखरेख में नहीं करवाते हो? नहीं। फिर भी राजनगर में होने वाली 3/4 कत्ल की वारदातों की खबर पुलिस को तुम्हारे से हासिल होती है। इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक की बात है, प्रभु दयाल फुनफुनाया। सारे इत्तेफाक तुम्हारे साथ ही होते हैं। सारे कहाँ? 3/4। अभी आपने खुद ही तो इत्तेफाकों की यह हद मुकर्रर की थी। प्रभु दयाल खामोश रहा। घर आए मेहमान को कोई चाय कॉफी पिलाने की नियत तो लगती नहीं हुजूर की। ये घर नहीं है, तुम मेहमान नहीं हो। इजाजत हो तो अपना ही माल खींच लूं? क्या मतलब? सुनील ने जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और उसे प्रभु दयाल के सामने किया। ठीक है, ठीक है, प्रभु दयाल तितक भाव से बोला। सुनील ने अपने विशिष्ट अंदाज से पैकेट को यूं झटका कि एक सिगरेट आधा बाहर निकल आया। एक आप भी लीजिए, वो पैकेट प्रभु दयाल की ओर बढ़ाता हुआ बोला। प्रभु दयाल ने घूर कर उसे देखा। सॉरी, सुनील बोला और उसने सिगरेट सुलगा लिया। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और फिर ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बड़ी संजीदगी से बोला। किस्सा क्या है माई बाप? अपने दोस्त को नहीं तो इस बेचारे प्रेस रिपोर्टर को ही कुछ बताओ ताकि उसकी रोजी रोटी चले। किस्सा कोई खास नहीं। इस बार प्रभु दयाल भी बदले स्वर में बोला। चोरी की मामूली वारदात है, लेकिन हैरानी ये है कि ये वारदात एक पढ़ी लिखी नौजवान लड़की ने की है। क्या किया उसने? पिछली शाम चोरों की तरह मुगल बाग में स्थित नरोत्तम ठाकुर नाम के एक गणमान्य व्यक्ति की कोठी में घुसी और वहां स्टडी की एक टेबल के दराज में मौजूद जेवरों के डिब्बे में से जेवर निकालकर अपनी हैंड बैग में भरने लगी। लेकिन तभी किसी को उसकी वहां मौजूदगी की आहट मिल गई। नतीजतन वो आनन फानन स्टडी की एक खिड़की फांद कर वहां से भाग निकली। घर के नौकरों ने, घर में मौजूद और लोगों ने और खुद नरोत्तम ठाकुर ने उसे वहां से यूं भागते देखा। सिर्फ देखा? सुनील हैरानी से बोला। पकड़ने की कोशिश न की? ऐसी कोशिश वहां मौजूद लोग करना चाहते थे, लेकिन नरोत्तम ठाकुर ने उन्हें वैसा करने से रोका था। क्यों भला? उसका कहना था कि चोर हथियारबंद हो सकता था और उसको पकड़ने की नीयत से उसके पीछे भागने वाला अपनी जान से हाथ धो सकता था। ओह, लेकिन चोर को पहचाना सब लोगों ने? न, किसी ने भी नहीं पहचाना। पिछली शाम को तो किसी को ये तक खबर नहीं लगी थी कि चोर कोई मर्द था या औरत। वो काली पतलून और जैकेट पहने था और अपने सिर को भी उसने एक काली टोपी से ढका हुआ था, ऐसा चश्मदीद गवाहों का कहना था। यानी कि किसी ने चोर की सूरत नहीं देखी? नहीं, जिस किसी ने भी उसे देखा था उसे उसकी पीठ दिखाई दी थी, पहले खिड़की फांदते वक्त और फिर बाहर कंपाउंड में भागते वक्त। फिर ये कैसे स्थापित हुआ कि चोर ज्योत्सना थी? उसकी लापरवाही से, उसकी नातजुर्बेकारी से स्थापित हुआ। वो तो जैसे पीछे लिखकर छोड़ गई कि चोर वो थी। मतलब उसका ड्राइविंग लाइसेंस मौकाए वारदात से बरामद हुआ था। जाहिर है कि जब वो अपने हैंडबैग में जेवरात भर रही थी तभी हड़बड़ी में उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसके हैंडबैग से बाहर गिर गया था और उसे इस बात की खबर ही नहीं हुई थी। ओह, यानी कि उसकी ड्राइविंग लाइसेंस ने उसे फंसाया। हाँ, जिस पर कि उसकी तस्वीर भी थी और उसका नाम पता भी था। वो खुद क्या कहती है? वही जो हर मुलजिम कहता है। कहती है उसने चोरी नहीं की। कहती है वो तो पिछली रात नरोत्तम ठाकुर की कोठी के करीब भी नहीं पटकी थी। उसने तो मुगल बाग के इलाके में भी कदम नहीं रखा था। मौकाए वारदात से बरामद अपनी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, हैरानी जाहिर करती है। पहले तो ये ही मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ था। मानी तो बोली करिश्मा हो गया था। वो तो यहाँ तक कहती थी कि यूं ड्राइविंग लाइसेंस का जिक्र आने से पहले तो उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो उसके हैंडबैग में नहीं था। जेवर बरामद हुए उसके पास से? नहीं, वो धर्मपुरे में स्थित वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में रहती है। आज सुबह पुलिस ने वहां जाकर उसे सोते से जगाया था। कमरे की बड़ी बारीकी से तलाशी ली गई थी, लेकिन वहां से जेवर बरामद नहीं हुए थे। आई सी, अब आगे क्या होगा? जैसे तुम्हें मालूम नहीं, अभी नरोत्तम ठाकुर यहाँ पहुँचने वाला है। वो चोर के खिलाफ
फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करेगा तो चोर को बुक करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जमानत हो सकती है? हो तो सकती है, लेकिन उसने 4 लाख के जेवर चुराए हैं, इसलिए जमानत की रकम कम से कम 4 लाख तो होगी। अगर वो इतनी बड़ी रकम की जमानत का इंतजाम कर सकती है तो। प्रभुदयाल ठिठका। उसने गौर से सुनील की तरफ देखा और फिर बोला, लेकिन तुम्हारे लिए क्या पड़ी होगी ये रकम? क्यों जनाब, मुझे अंबानी ने गोद ले लिया है? भाई, वो मुसीबत जदा हसीना है, तुम्हारी हमजोली है, कुलीग तक रह चुकी है। कुछ तो तुम करोगे ही इस बाबत, खास तौर से तब जबकि मुमकिन है कि उसने तुम्हें बुलाया ही इस मंशा से हो। तुम एक मुसीबत जदा हसीना को यूं ना उम्मीद थोड़े होने दोगे? क्या करूंगा मैं? एक चोर के लिए खुद चोर बन जाऊंगा ताकि मैं उसकी 4 लाख रुपए की जमानत दे सकूं। क्या हर्ज है? हर्ज यही है कि जैसे वो पकड़ी गई वैसे मैं भी पकड़ा जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं पकड़े जाओगे। तुम उससे कहीं ज्यादा पहुंचे हुए महंत हो। तुम मौकाए वारदात पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस छोड़ आने जैसी हिमाकत नहीं कर सकते। घिस रहे हो इंस्पेक्टर साहब? तभी हवालदार वापस लौटा। उत्तर देने को तत्पर प्रभुदयाल ने उसकी तरफ देखकर सहमति से सिर हिलाया और फिर सुनील से बोला, जाओ। सुनील उठ खड़ा हुआ। एक बात ध्यान में रखना, प्रभुदयाल चेतावनी भरे स्वर में बोला, बगल के कमरे की एक खास खूबी से तुम ना वाकिफ नहीं हो, क्योंकि ऐसे ही हालात में तुम वहां पहले भी बैठाए जा चुके हो। यानी कि जो माइक्रोफोन वहां छुपाकर लगाया हुआ है वो अभी भी वहां मौजूद है? हाँ, और बराबर काम भी करता है। वहां की हर आवाज मुझे यहाँ बैठे सुनाई देगी। तुमने लड़की से अगर फुसफुसाकर या इशारों में बातचीत करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम दोनों को यहाँ अपने सामने बिठाकर बातचीत का मौका दूंगा। ये तो बहुत नाइंसाफी है आपकी। क्या भला, वो लड़की मुलजिम है, वो बेगुनाह भी हो सकती है। बेगुनाह के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता रिपोर्टर साहब। लेकिन माई बाप, यूं तो मेरी यहाँ आमद का उसे कोई फायदा पहुँचने की जगह नुकसान पहुँच सकता है। जरूरी नहीं कि उसने तुमसे की निहायत खुफिया बात ही करनी हो। बात ऐसी भी हो सकती है जिसकी पुलिस को खबर लगने या ना लगने से उसे कोई फर्क ना पड़ता हो, मसलन जमानत के इंतजाम की बात। लेकिन तुम्हारी लेकिन का भी जवाब है मेरे पास। क्या? सुनील सशंक स्वर में बोला। अभी मालूम होता है। एकाएक प्रभुदयाल का स्वर कर्कश हो उठा। हवलदार? जी जनाब। हवलदार तत्पर स्वर में बोला, साहब जा रहे हैं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ और लड़की को वापस लॉकअप में बंद करके आओ। नहीं, सुनील तत्काल हड़बड़ाया सा बोला, माई बाप, मुझे आपके किसी इंतजाम से कोई ऐतराज नहीं। प्रभुदयाल बड़े विद्रूपपूर्ण भाव से हंसा। चलो भाई, सुनील हवलदार से बोला। ज्योत्सना जोशी एक कोई 22 साल की सांवली रंगत लेकिन तीखे नए नक्श वाली लड़की थी, जो कि उस घड़ी बहुत दयनीय दशा में पहुंची हुई थी। सुनील को देखकर उसके चेहरे पर तनिक रौनक आई। सुनील, वो बोली, सोच रही थी पता नहीं तुम आओगे या नहीं। सुनील उसके सामने बैठ गया और बोला, कैसी हो? देख ही रहे हो, वो कातर भाव से बोली। इन हालात में भला कोई कैसा हो सकता है? सुनील, मैंने चोरी नहीं की, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। अगर ये सच है तो समझ लो कि तुम्हारी दुश्वारी पकती है, तुम बहुत जल्द आज़ाद होगी। ये सच है सुनील, दिस इज गॉड्स ट्रूथ, बिलीव मी। आई डू बिलीव यू। अब बोलो, किस्सा क्या है? वो क्या है कि, जरा ठहरो, पहले एक जुदा सवाल का जवाब दो। क्या? इस घड़ी मेरी कैसे याद आई? और किसे याद करती मैं अपनी मुश्किल की इस घड़ी में? कोई सगा संबंधी मेरा है नहीं शहर में। एक बेचारा बाप है जो कैद की सजा काट रहा है। कोई वकील मेरा वाकिफ नहीं, ना वाकिफ से माथा जोड़ने का हौसला नहीं हो रहा था। इन हालात में एक तुम ही मुश्किल कुशा दिखाई दिए मुझे। खैर, अब बोलो, क्या किस्सा है? समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करूँ? शुरू से ही शुरू करो, वही बेहतरीन मुकाम होता है शुरुआत के लिए। वो सोचने लगी। तुम कहती हो चोरी तुमने नहीं की, मैंने कर लिया यकीन तुम्हारी बात पर। अब इस बात का खुलासा करो कि ये घिनौना इल्जाम तुम्हारे पर आयत होने की नौबत क्यों कराई?
नौबत तो बदकिस्मती से ही आई। अलबत्ता इसकी जो बैकग्राउंड है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं सुन रहा हूँ। मेरे सिगरेट पीने से तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं? नहीं। सुनील ने अपने बचे हुए सिगरेट से एक नया सिगरेट सुलगाया और बोला, बोलो। सुनील, मेरे पिता विश्वनाथ जोशी ठाकुर कंसल एंड एसोसिएट्स नामक एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की फर्म में हेड कैशियर थे। तब इस फर्म के 2 पार्टनरों में से एक पार्टनर नरोत्तम ठाकुर था। तब था, अब नहीं है? नहीं, कोई 3 साल पहले वो फर्म में से अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया था। तब उसे दिल का भीषण दौरा पड़ा था और उसे पक्षाघात भी हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन आज भी वो बहुत ही नाजुक तंदुरुस्ती का मालिक है। उसकी एक टांग पर पक्षाघात का अभी भी असर है, जिसकी वजह से चलने फिरने के लिए उसे छड़ी के सहारे की जरूरत होती है। बिस्तर के हवाले तो वो नहीं है, लेकिन तकरीबन जिंदगी उसकी अपाहिज जैसी ही गुजर रही है। आई सी। 3.5 साल पहले मेरे पिता विश्वनाथ जोशी पर फर्म के 25 लाख रुपया गबन करने का इल्जाम लगा था, जो साबित भी हो गया था और जिसकी एवज में मेरे पिता को 7 साल कैद की सजा हुई थी। मुझे खबर है उस केस की, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि सजा पाने वाला मुजरिम विश्वनाथ जोशी तुम्हारा पिता था। लेकिन मेरे पिता निर्दोष थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। उन गबन का केस निर्विवाद रूप से साबित हुआ था, तभी तो उन्हें इतनी सख्त सजा मिली थी। मेरे पिता निर्दोष थे। ज्योत्सना एक एक शब्द पर जोर देती हुई बोली। गबन नरोत्तम ठाकुर ने किया था, लेकिन जब असलियत उसके दूसरे पार्टनर भूषण कंसल पर खुल गई थी, तो उसने मेरे बदनसीब बाप को बलि का बकरा बनाकर जेल भिजवा दिया था। तुम्हें कैसे मालूम है कि गबन नरोत्तम ठाकुर ने किया था? तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा था? नहीं। तो फिर? सुनील, मेरे पिता को जेल होने के थोड़े अरसे बाद ही नरोत्तम ठाकुर पक्षपात और दिल के दौरे का शिकार हुआ था। उस दौरान उसने एक ऐसा काम किया था जो वो ही शख्स कर सकता था, जिसे अपनी मौत अपने सामने खड़ी दिखाई दे रही हो और जिसके पाप कांप रहे हो। क्या किया था उसने? सुनील उत्सुक भाव से बोला। उसने फर्म में 25 लाख रुपया अपने पल्ले से जमा कराया था। यूं वो समाज में भारी यश का भागी बना था, लेकिन मेरा दावा है कि वो उसका अपना पल्ला वल्ला कुछ नहीं था। वो गबन का ही रुपया था, जो कि उसने अंजाम से खौफ खाकर वापस जमा कराया था। वो रकम कहने को अपने पल्ले से अदा करके उसने अपनी अंतर आत्मा का बोझ उतारा था। शायद इसी वजह से भगवान ने उसकी जान बख्शी कर दी थी। नतीजतन वो आज भी जिंदा है, तंदुरुस्ती के लिहाज से झोल झाल हालत में है, लेकिन जिंदा है। गबन का रुपया तुम्हारे पिता के पास से बरामद नहीं हुआ था? कैसे होता? उन्होंने गबन किया होता तो रुपया बरामद होता ना। उस रुपये की बरामदी न हो पाने की वजह से ही तो मजिस्ट्रेट ने उनके लिए सबसे सख्त सजा तजवीज की थी। उस रुपये की वजह से ही तो कम से कम नहीं तो 1 साल पुलिस इस उम्मीद में मेरी ताक में लगी रही थी कि वो रुपया ज़रूर मेरे पास था और मैंने देर सवेर उसे खर्चना शुरू करना ही था। आगे बढ़ने से पहले मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बल्कि काफ़ी सारा पीछे। नरोत्तम ठाकुर की बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये जो नरोत्तम ठाकुर है, ये अपने बाप प्रहलाद राय ठाकुर का गोद लिया बेटा है। प्रहलाद राय ठाकुर एक धनवान व्यक्ति था, जिसकी पत्नी लज्जा रानी ठाकुर उससे भी धनवान बाप की बेटी थी, लेकिन बदकिस्मती से 15 साल औलाद न जन सकी। तब ना उम्मीद होकर उन्होंने अपने एक दूर के रिश्तेदार का बेटा गोद ले लिया था, जो कि नरोत्तम ठाकुर था और जो तब 4 साल का था। यूं पराई औलाद को अपना बनाते ही कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि 16 साल की नाउम्मीदी के बाद लज्जा रानी ठाकुर की गोद हरी हो गई और वक्त आने पर उसने चंद्रिका नाम की चांद सी लड़की को जन्म दिया। तब ज्यों ज्यों अपनी औलाद परवान चढ़ने लगी, ठाकुर दंपति को गोद ली औलाद में अरुचि होने लगी। इस अरुचि का क्रियात्मक रूप प्रहलाद राय ठाकुर की मौत के बाद उसकी वसीयत पढ़ी जाने पर सामने आया। वसीयत के अनुसार वो अपनी तकरीबन सारी जायदाद अपनी बेटी चंद्रिका के नाम छोड़कर गया था।
और सौतेली औलाद के नाम? चिड़िया का चुग्गा। ता जिंदगी 5,000 रुपये महीने का गुजारा भत्ता। तब माँ लज्जा रानी ठाकुर जिंदा थी? तब जिंदा थी, लेकिन आज उसे मरे भी 12 साल होने को आ रहे हैं। तो फिर ये नरोत्तम ठाकुर 5,000 रुपये के गुजारे भत्ते से आज की रईसी में कैसे पहुंचा? वही बताने जा रही हूँ। अपने पिता की मौत के वक्त चंद्रिका 24 साल की थी और नरोत्तम ठाकुर तब 28 साल का था। चंद्रिका का मिजाज असली रईसों जैसा था और उसे देश विदेश में घूमने फिरने का बहुत शौक था। पुरुषों की सोहबत का उसे खास चस्का था, इसलिए शादी उसने जानबूझकर नहीं की थी। पिता के मरने के बाद तो उसका घूमना फिरना और ऐश परस्ती बहुत ही बढ़ गई थी। पहले थोड़ा बहुत माँ का अंकुश था, लेकिन उसके मरते ही तो जैसे उसको पंख लग गए। वो तो साल में 10-10 महीने विश्व भ्रमण पर रहने लगी। पीछे उसकी जायदाद वगैरह को कौन देखता था? नरोत्तम ठाकुर, जो कि कहते हैं कि बहुत ईमानदारी से इस काम को अंजाम देता था। कहते हैं? सुनील की भवें उठी। हाँ, कहते हैं, क्योंकि मुझे तो उसकी कथित ईमानदारी पर कतई कोई एतबार नहीं। वो ईमानदार होता तो वो हरकत करता जो कि उसने आगे की। क्या किया उसने? 10 साल पहले जब चंद्रिका एक लग्जरी शिप पर सवार होकर विश्व भ्रमण के लिए निकली थी, तो शिप के कप्तान ने सिंगापुर से खबर भिजवाई थी कि चंद्रिका बीच समुद्र में जहाज से नीचे जा गिरी थी और डूब के मर गई थी। तत्काल नरोत्तम ठाकुर सिंगापुर पहुंचा था, जहां की इस बात की तस्दीक हुई थी। नरोत्तम ठाकुर जब वापस लौटा था, तो उसके पास शिप के कप्तान के हल्फिया बयान पर आधारित सिंगापुर सिविल अथॉरिटीज द्वारा इशू किया गया चंद्रिका ठाकुर का डेथ सर्टिफिकेट था। अब क्योंकि उसका इकलौता जीवित रिश्तेदार नरोत्तम ठाकुर था, इसलिए उस डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर उसने कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और यूं जिस दौलत से वो लगभग बेदखल कर दिया गया था, उसी का वो इकलौता मालिक बन बैठा। यानी कि उसकी तकदीर ने उसके साथ इंसाफ किया। तकदीर ने कुछ नहीं किया, जो उसने तल्खी से बोली। जो किया उसने खुद किया। वो कहता है कि शिप के कप्तान ने उसे खबर की थी कि चंद्रिका समुद्र में डूबकर मर गई थी, लेकिन असलियत ये भी हो सकती है कि उसने सिर्फ ये खबर भिजवाई हो कि चंद्रिका शिप पर मौजूद नहीं थी। ये तुम किस आधार पर कह सकती हो? आधार अभी सामने आता है, तुम सुनो तो सही। ठीक सुनील, अगर मैं कहूँ कि आज की तारीख में भी चंद्रिका ठाकुर जिंदा है, तो तुम मानोगे या नहीं कि शिप के कप्तान ने निश्चित तौर पर यह खबर नहीं भेजी हो सकती थी कि वह डूब मरी थी। चंद्रिका है जिंदा, वो बात की बात है। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अगर वो जिंदा है, तब तो कप्तान निर्विवाद रूप से ये नहीं कह सकता था कि वो डूब मरी थी। बिल्कुल, हुआ ये होगा कि शिप जब सिंगापुर में किनारे लगा होगा और शिप के मुसाफिर शहर घूमने किनारे पहुंचे होंगे, तो उनकी वापसी पर ऐसा इत्तेफाक हुआ होगा कि ये बात किसी की तवज्जो में नहीं आई होगी कि शिप का एक मुसाफिर शॉर्ट था। शिप किनारा छोड़ चला। फिर बाद में किसी वक्त ये तथ्य उजागर हुआ कि चंद्रिका ठाकुर अपने केबिन में नहीं थी। तब शिप के कप्तान ने ये खबर भेजी होगी कि वो गायब थी। नरोत्तम ठाकुर सिंगापुर पहुंचा। वहां उसने हालात का जायजा लिया होगा। चंद्रिका की मौत की सूरत में उसे अपनी आंखों के सामने दौलत का अंबार दिखाई दिया होगा। नतीजतन किसी न किसी तरह उसने कप्तान को ये बयान देने पर राजी कर लिया होगा कि चंद्रिका रात में किसी वक्त शिप की रेलिंग से उलटकर समुद्र में जा गिरी थी और जान से हाथ धो बैठी थी। तुम्हारी राय में असल में क्या हुआ होगा? वही जो मैंने पहले ही कहा, चंद्रिका सिंगापुर में खुशकी पर ही रह गई थी। अगर ऐसा था तो उसने शिप से रेडियो संपर्क करने की कोशिश क्यों न की? वो शिप के अगले पड़ाव पर प्लेन से क्यों न पहुंच गई? वो धनाढ्य महिला थी, उसने खुशकी से शिप पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों न कर लिया? क्योंकि वो इनमें से कोई भी काम करने के लायक नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी दूसरी वजह से उसका दिमागी तवाजन हिल गया था और उसे ये ही याद नहीं रहा था कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी। सुनील के चेहरे पर अविश्वास के गहन भाव उभरे। यही हुआ था, ज्योत्सना जिद भरे स्वर में बोली।
इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ हो सकता। लेकिन ये बहुत बहुत दूर की कौड़ी है। कितनी भी दूर की कौड़ी हो, लेकिन हकीकत यही है। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि चंद्रिका ठाकुर जिंदा है। तुम्हें यही कैसे मालूम है? क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। क्या? जिंदा, सही सलामत, चलती फिरती, सांस लेती। कब? कहाँ? परसों शाम को, पागल खाने में। पागल खाने में? जहाँ मेरी एक सहेली नर्स की नौकरी करती है और जिससे मिलने के लिए मैं वहाँ गई थी। वहाँ मैंने उसे लॉन में धूप सेकती बैठी देखा था। सुनील, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब मैं 10 साल की थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे साफ पहचाना था। और तुमने उसे? सुनील अविश्वास पूर्ण स्वर में बोला। हाँ, जबकि वो पागल खाने में बंद थी। हाँ, और उसका दिमागी तवाजन इस कदर हिल चुका था कि उसे ये भी याद नहीं था कि वो कौन थी, कहाँ मौजूद थी और कहाँ से आई थी। हाँ, फिर भी उसने तुम्हें साफ पहचाना, जबकि तुम बच्ची से युवती बन चुकी हो। न सिर्फ पहचाना, मुझे नाम लेकर पुकारा। यकीन नहीं आता। ये हकीकत है। वो कहाँ है? पागल खाने में। पागल खाने में तो है। वो पागल खाना कहाँ है? वो खामोश रही। यानी कि बताना नहीं चाहती हो? अभी नहीं। वजह? वो नरोत्तम ठाकुर के खिलाफ मेरे पास एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता है जो अनायास ही मेरे हाथ लग गया है। मैं नहीं चाहती कि वो पत्ता मेरे हाथ से निकल जाए। ऐसा अंदेशा तुम्हें मेरे से, उस शख्स से है मौजूदा हालात में तुम जिसकी मदद की तलबगार हो। सुनील, जिद न करो। मुझे एक बार यहाँ से निजात पा लेने दो, फिर मैं तुम्हें खुद उस पागल खाने में उसके पास ले चलूँगी। इतना तो बता दो, वो पागल खाना है कहाँ? वो परे देखने लगी। इसी शहर में है या इससे बाहर? बाहर। तुमने उससे सवाल किया था कि वो उस हाल में कैसे पहुंच गई थी? मैंने बहुत कुछ पूछा था उससे, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। तब मैंने उसे बताया था कि वो राजनगर के रईस प्रहलाद राय ठाकुर की बेटी चंद्रिका ठाकुर थी। जवाब में उसने सिर्फ सहमति में सिर हिलाया था, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोली थी। उस वक्त तुम्हारी वो नर्स सहेली तुम्हारे साथ थी? हाँ, यानी कि अब तुम्हारे अलावा उसे भी चंद्रिका ठाकुर की बाबत मालूम है। वो जानती है कि उसके पागल खाने में भर्ती एक पागल चंद्रिका ठाकुर नाम की एक स्त्री है, जिसे एक मुद्दत से मर चुकी समझा जा रहा है। तो क्या हुआ? क्या पता क्या हुआ। अलबत्ता हो तो बहुत कुछ सकता है। क्या हो सकता है? तुम्हारी नर्स सहेली इस बेशकीमती जानकारी के साथ नरोत्तम ठाकुर के साथ पहुंच सकती है। वो ऐसा नहीं कर सकती। ज्योत्सना घबरा कर बोली। ऐसा हो जाने की सूरत में तो फिर चंद्रिका ठाकुर का भगवान ही मालिक है। वो पहले नहीं मरी तो अब मर जाएगी, और इस बार ऐसी मरेगी कि उसकी मौत में किसी तरह के शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी, जैसे कि पिछली बार रह गई थी। तुम तो मुझे डरा रहे हो। अगर तुम मुझे पागल खाने का पता बताओ तो मैं इस बात का इंतज़ाम कर सकता हूँ कि वहाँ उस पर कोई आंच ना आए। ज़रूरत नहीं, वो निर्णायक स्वर में बोली। मुझे अपनी सहेली पर मुकम्मल विश्वास है। वो मेरे से बाहर नहीं जा सकती। नाम क्या है तुम्हारी सहेली का? शीतल शर्मा। वो हिचकिचाती हुई बोली। कहाँ रहती है? ये बताना तो पागल खाने के पता बताने जैसा ही हो गया। आखिर एक शहर में कोई 150 पागल खाने थोड़े ही होते हैं। काफ़ी समझदार हो। बहरहाल अब अपनी कहानी मुकम्मल करो। इत्तेफाक से तुम्हारे हाथ ये जानकारी लग गई कि चंद्रिका ठाकुर प्रहलाद राय ठाकुर की संपत्ति की असली इकलौती वारिस जिंदा थी। फिर मुझे सूझा कि इस जानकारी को मैं अपने पिता के हक में इस्तेमाल कर सकती थी। इस जानकारी के जरिए मैं नरोत्तम ठाकुर को बताने पर मजबूर कर सकती थी कि उस गबन की असलियत क्या थी, जिसकी एवज में मेरे पिता जेल में एड़ियां रगड़ रहे थे। चंद्रिका के जिंदा निकल आने पर नरोत्तम ठाकुर के हाथ से न केवल प्रहलाद राय ठाकुर के विरसे की सारी दौलत निकल सकती थी, बल्कि एक भारी फ्रॉड के तहत उस दौलत का मालिक बना होने की वजह से वो गिरफ्तार भी हो सकता था। मैं जानती थी कि अपनी मौजूदा खस्ता तंदुरुस्ती और अपने मौजूदा समाजी रुतबे की रूह में
नरोत्तम ठाकुर इतना बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर मैंने कल सुबह नरोत्तम ठाकुर की कोठी पर उसे फ़ोन किया और उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो वो अपनी बीमारी का रोना रो रो कर हील हुज्जत करता रहा। फिर बोला कि दोपहर बाद उसने एक ज़रूरी काम से घर से निकलना था, लिहाजा वो बड़ी हद 5 मिनट के लिए सेंट्रल पार्क में स्थित जिम खाना क्लब में, जहाँ का कि वो मेंबर था, मेरे से मिल सकता था। मुलाकात हुई। बड़ी धीरज के साथ मैंने उसे सब कुछ कह सुनाया। क्या प्रतिक्रिया हुई उस पर? वही हुई जिसकी मुझे उम्मीद थी। चंद्रिका के जिंदा होने की बात पर पहले तो उसे यकीन ही ना आया। यकीन आया तो उसके यूं छक्के छूटे कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं वहीं उसे दिल का दौरा ना पड़ जाए। लेकिन फिर वो संभला तो उसने एक बड़ी चमत्कारी बात मुझे बताई। क्या? वो बोला कि हाल ही में उसे भी ऐसा एक इशारा मिला था कि उस गबन के लिए मेरे पिता जिम्मेदार नहीं थे। वो गबन उसके भूतपूर्व पार्टनर भूषण कंसल के इशारे पर हुआ था और उसको अमली जामा पहनाने वाला जो शख्स था वो था ठाकुर कंसल एंड एसोसिएट्स का उस वक्त का कैशियर दीनानाथ चौहान। वो ठहरो जरा धीरे, बात मेरे सिर के ऊपर से गुजरी जा रही है। जरा पहले मुझे एक दो बातें तरतीब से समझने दो। अभी तुमने कहा था कि नरोत्तम ठाकुर फर्म से अलग हो गया था, यानी कि अपनी बीमारी की रूह में वो अपना हिस्सा लेकर रिटायर हो गया था, ठीक? हाँ। तब से भूषण कंसल उस फर्म का इकलौता मालिक है? नहीं। नरोत्तम ठाकुर के फर्म से अलग होने के कुछ अरसे के बाद उसने फर्म में दीनानाथ चौहान को पार्टनर बना लिया था। किसे? सुनील अचकचाकर बोला। दीनानाथ चौहान को, जो कि पहले फर्म की मुलाजमत में था, तुम्हारे पिता के नीचे कैशियर था। हाँ। ऐसा क्यों कर हुआ? क्या पता क्यों कर हुआ। भला क्यों कोई अपने मामूली मुलाजिम को अपना पार्टनर बनाएगा? क्या पता। ये तो साफ साफ ब्लैकमेल की तरफ इशारा करने वाला सिलसिला मालूम होता है। वो खामोश रही। हैरानी है कि इस नई पार्टनरशिप की वजह से ही किसी की आज तक इस बात की तरफ तवज्जो नहीं गई कि गबन के केस में बेहतर दखल अंदाजी दूसरे पार्टनर भूषण कंसल की हो सकती थी। फर्म के मामूली कैशियर का फर्म का पार्टनर बन जाना किसी को न खटका। वो शायद इसलिए था कि नई पार्टनरशिप के बावजूद फर्म का नाम पुराना ही बरकरार रहा था। मुझे भी नरोत्तम ठाकुर के बताने से ही पता लगा था कि ठाकुर कंसल एंड एसोसिएट्स में बतौर पार्टनर उसकी जगह दीनानाथ चौहान ले चुका था। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये ही हो सकता है कि एक बार केस क्लोज हो जाए तो लोगों की रुचि उसमें बाकी नहीं रह जाती, उनकी तवज्जो उसकी तरफ से हट जाती है। रोज नई एक से एक सनसनीखेज वारदातें होती हैं, कौन एक ही वारदात को याद रखता। गबन का केस उजागर हुआ, मुजरिम को सजा हो गई, कहानी खत्म। नरोत्तम ठाकुर को कैसे मालूम था कि गबन का असली आर्किटेक्ट फर्म का असिस्टेंट कैशियर दीनानाथ चौहान था और उसने जो कुछ किया था भूषण कंसल के इशारे पर किया था। बकौल नरोत्तम ठाकुर, चौहान की हाल ही में मौत हो गई है। मरने से पहले वो नरोत्तम ठाकुर को एक चिट्ठी लिखकर मरा था जिसमें उसने साफ साफ इन बातों की तस्दीक की थी। उसी चिट्ठी की बिना पर नरोत्तम ठाकुर ने अपने भूतपूर्व पार्टनर भूषण कंसल से सफाई मांगी थी, जिसका जवाब अभी उसे नहीं मिला था। वो कहता था कि उसने कंसल को 2 टूक लिखा था कि अगर मामले में उसने अपनी पोजीशन साफ न की तो वो समझेगा कि चौहान ने उसे जो कुछ लिखा था वो सब सच था और फिर वो गबन के उस केस को फिर से खोला जाने की दरख्वास्त के साथ पुलिस के पास पहुंच जाएगा। कंसल से क्या जवाब मिला? कुछ भी नहीं। ठाकुर कहता है कि अभी उसे कंसल के जवाब का इंतजार है। तुम क्या कहती हो? तुम्हें उसकी बात पर यकीन आ गया? बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी बात पर यकीन आया तो सिर्फ एक बात पर कि वो मुझे उस फर्जी कहानी से बहलाकर वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा था। हासिल वक्त का क्या करता वो? 2 रास्ते अख्तियार कर सकता था। एक तो वो
चंद्रिका को तलाश करा के उसका काम तमाम करा सकता था। दूसरे, वो मेरा मुंह बंद करने की कोई जुगत भिड़ा सकता था। पहला काम कदरन टेढ़ा था और वक्त खाऊ था, इसलिए उसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया और जो फटाफट काम उसने मेरे खिलाफ किया उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। मैं यहाँ चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हूँ। गिरफ्तारी तुम्हारा मुंह कैसे बंद कर सकती है? तुम अभी भी चिल्ला चिल्ला कर असलियत बयान कर सकती हो। सुनील, अब मेरी हैसियत एक चोर सरीखी है। एक चोर की बात पर भला कौन विश्वास करेगा? एक गंभीर कलंक तो मेरे पर पहले ही लगा हुआ है कि मैं चोर की, एक सजा काट रहे मुजरिम की बेटी हूँ। इन हालात में मैं नरोत्तम ठाकुर पर कोई इल्जाम लगाऊंगी तो यही समझा जाएगा कि क्योंकि फंस गई हूँ इसलिए खामखा एक भद्र पुरुष पर, समाज के एक आधार स्तंभ पर कीचड़ उछाल रही हूँ। खामखा उस पर बेजा इल्जाम लगा रही हूँ। लेकिन पागल खाने में जीती जागती मौजूद चंद्रिका ठाकुर की सूरत में तुम्हारे पास अपने इल्जाम को साबित करने का जरिया है। कबूल, लेकिन उससे अब क्या साबित होगा? नरोत्तम ठाकुर का गुनाह साबित होगा उससे, जो कि उसने जिंदा चंद्रिका को मुर्दा करार देकर और यूं उसकी जायदाद पर काबिज होकर किया। लेकिन इससे मुझे क्या हासिल होगा? नरोत्तम ठाकुर के विरसे से बेदखल हो जाने से या जेल चले जाने से मेरे पिता तो जेल से नहीं छूट जाएंगे। ये तो तुम ठीक कह रही हो। मेरा मिशन अपने पिता के माथे पर लगे गबन के कलंक को धोना था और उन्हें जेल से रिहाई दिलाना था। ये मिशन तभी पूरा हो सकता था जबकि ठाकुर मेरी धमकी में आ जाता और अपने अंजाम से खौफ खाकर मेरे पिता के लिए कुछ करता। वो कहता तो है कि वो ऐसा कर रहा है। मुझे एतबार नहीं। पहले तो शायद थोड़ा बहुत हो भी जाता, अब तो कतई नहीं है। मुझे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसवाकर उसने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। वक्त ही हासिल करना चाहता था कमबख्त मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए। कब्र में पांव लटकाए बैठे उस मरियल बुढ़ऊ से मुझे ऐसी तीखी पैंतरेबाजी की उम्मीद नहीं थी। हो सकता है वह सच बोल रहा हो। किस बाबत? उस चिट्ठी की बाबत जो वो कहता है कि दीनानाथ चौहान ने अपनी मौत से पहले उसे लिखी थी। मुझे यकीन नहीं। मैं फिर कहती हूँ कि वो किस्सा उसने सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए, मुझे अपने इरादों से वक्ती तौर पर बाज रखने के लिए हाथ के साथ कर लिया था। तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम सच बोल रही हो? तुमने भी तो चंद्रिका के जिंदा होने की कहानी इसे दहशत में डालने के लिए गढ़ ली हो सकती है। ज्योत्सना ने आहत भाव से उसकी तरफ देखा। खैर छोड़ो, सुनील बोला। अब चोरी पर पहुंचो। चोरी की थी तुमने? हरगिज नहीं। मैं तो कल रात उसकी कोठी के करीब भी नहीं फटकी थी। और फिर चोरी का मेरे मिशन में क्या रोल था? मेरा मिशन था और है अपने पिता को बेगुनाह साबित करना और उन्हें जेल से निजात दिलाना। नरोत्तम ठाकुर के जेवरात की चोरी मेरे मिशन के लिए किस काम थी? जेवरात तुमने भागते चोर की लंगोटी जानकर चुराए हो सकते हैं, मुमकिन है। असल तलाश तुम्हें किसी और चीज़ की रही हो। और किस चीज़ की? ये तो तुम बताओ। तुम ही बताओ। मसलन दीनानाथ चौहान की उस चिट्ठी की जिसका नरोत्तम ठाकुर ने तुम्हारे सामने जिक्र किया था। सुनील, वो आहत भाव से बोली। जिस चीज़ के वजूद पर मुझे यकीन ही नहीं, उसकी चोरी के लिए भला मैं कैसे पहुंच जाती? शायद बाद में यकीन आ गया हो। ये तो मानती हो ना कि अगर ऐसी कोई चिट्ठी होती तो वो अपने आप में तुम्हारे पिता की बेगुनाही का सबूत होती। लेकिन इतने बड़े घर में घर वालों की मौजूदगी में मैं एक चिट्ठी कैसे तलाश कर सकती थी? उसके लिए सारे घर की तलाशी जरूरी नहीं थी। अपने आप को नरोत्तम ठाकुर की जगह रख कर देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि उस चिट्ठी को घर में कहीं रखने के लिए माकूल जगह दो ही थी, एक उसका बेडरूम और दूसरी उसकी स्टडी। अच्छा, यानी कि स्टडी में मुझे चिट्ठी नहीं मिली तो मैं वहां से जेवर चुरा लाई। तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस मौकाए वारदात पर कैसे पहुंच गया? सुनील, जब से मुझे पुलिस से अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की नरोत्तम ठाकुर की स्टडी से बरामदगी की खबर लगी है, तब से ही मैं इसी बाबत सोच रही हूँ और बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि ज़रूर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस
नरोत्तम ठाकुर ने तब मेरे हैंडबैग में से चुरा लिया था, जबकि कल मैं उसके क्लब में उससे मिली थी। तुम्हारी आंखों के सामने? एक तरह से मेरी आंखों के सामने ही। वो क्या है कि जब मैं वहां क्लब में उसके पास जाकर बैठी थी तो मैंने अपना हैंडबैग मेज पर रखकर उसमें से रुमाल निकाला था। फिर कुछ क्षण बाद उसे मेरा ही हाथ लगा था और वो मेज से नीचे जा गिरा था। हैंडबैग का मुंह क्योंकि खुला था, इसलिए उसमें से कुछ चीज़ें जैसे लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट, एक बॉल पॉइंट पेन वगैरह बाहर बिखर गई थी। फिर जब मैंने हैंडबैग उठाया था तो बाहर बिखरी कई चीज़ें मुझे नरोत्तम ठाकुर ने उठा उठा कर दी थी। यानी कि तभी तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी हैंडबैग से बाहर गिरा था, जिसे उठाकर लौटाने की जगह उसने अपने पास रख लिया था। ऐसा तो शायद ना हुआ हो, वो सोचती हुई बोली, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस का वो इस्तेमाल जो उसने बाद में किया उसे मेरी बात सुनने से भी पहले सूझ गया हो। ऐसा हुआ होना मुमकिन नहीं लगता। मैं भी एन ये ही कहना चाहता था। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, यानी कि तुम्हारे वहां से रुखसत हो जाने के बाद उसे तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस मेज के नीचे कहीं पड़ा दिखाई दिया था, जो कि उसने उठाकर अपने पास रख लिया था। हाँ, फिर बाद में उस ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए उसे तुम्हें चोरी के इल्जाम में फंसाना सूझा। जाहिर है उससे वार्तालाप का तो कोई तसल्ली बख्श नतीजा निकला नहीं था। तब तो मैं उसे ये कहकर कि कोई फैसला करने के लिए मैं उसे 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं दे सकती थी, मैं उसके क्लब में से चली आई थी। यानी कि 24 घंटे की मोहलत खत्म होने से पहले ही उसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया, तुम्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करा दिया। हाँ, वो रुआंसे स्वर में बोली, देखो तो कमीने को, जो हरकत उसने मेरे पिता के साथ की वही मेरे साथ भी दोहरा दी। ज्योत्सना, ऐसे कई गवाह मौजूद हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से चोर को मौकाए वारदात से भागते देखा था। इस बाबत तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कह सकती हूँ कि ऐसा कोई चोर वहाँ था तो वो मैं नहीं थी। यानी कि चोर कोई और था? अगर था तो यकीनन कोई और था। यानी कि चोरी की कहानी सच्ची है, उसमें कोई झूठ है तो ये है कि वो चोर तुम नहीं थी। ठाकुर के घर में चोर घुसा, चोर भाग गया तो उसे अपने पास मौजूद तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस का ख्याल आया और फिर उसने उस ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए तुम्हें वो चोर स्थापित कर दिया। मुमकिन है। चोरी किस वक्त हुई बताते हैं? शाम को 5 बजे के करीब। उस वक्त तुम कहाँ थी? अपने हॉस्टल के कमरे में सोई पड़ी थी। शाम 5 बजे? दिन भर की दौड़ धूप के बाद घर आकर 3 बजे सोई थी, 6 बजे नींद खुली। आजकल कोई कामकाज नहीं कर रही हो? कर रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ, मैजेस्टिक सर्कल पर स्थित ओरिएंट एक्सपोर्ट हाउस में। लेकिन आजकल मैं क्योंकि नरोत्तम ठाकुर से 2-4 होना चाहती थी, इसलिए मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली हुई थी। तुम साबित कर सकती हो कि कल शाम चोरी के वक्त के आसपास तुम अपने हॉस्टल के कमरे में सोई पड़ी थी? कैसे साबित कर सकती हूँ? मुझे क्या सपना आना था कि पिछली शाम अपने कमरे में अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए मुझे किसी गवाह की ज़रूरत पड़ने वाली थी? यानी कि नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। दैट्स टू बैड। खैर, कोई और बात जो तुम मुझे बताना चाहती हो? उसने इनकार में सिर हिलाया। तो फिर मेरी सुनो, तुम्हारे खिलाफ कोई खास मजबूत केस नहीं है। कोई भी दाना वकील बड़ी आसानी से इसकी धज्जियां उड़ा सकता है। तुम संदेह लाभ पाकर छूट सकती हो, लेकिन जब तक वो नौबत आएगी तब तक तुम्हारा काफ़ी सारा वक्त हवालात में गुजर चुका होगा और तुम्हारी अच्छी खासी बदनामी हो चुकी होगी। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अगर तुम्हारी कहानी सच्ची है तो नरोत्तम ठाकुर की मंशा तुम पर दबाव डालने की ही होगी। तुम्हें चंद्रिका की बाबत अपनी जुबान बंद रखने के लिए मजबूर करने की ही होगी। इस लिहाज से वो आता ही होगा तुम्हारे पास, तुम्हें तुम्हारे अंजाम से खौफ ज़दा करने और फिर अपनी बात मनवाने। तुम उसकी बात मानना कबूल कर लोगी तो वो यकीनन तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज नहीं कराएगा। यूं तुम अपनी मौजूदा दुश्वारी से तो निजात पा जाओगी, लेकिन तब
लोगों को और भी यकीन आ जाएगा कि हकीकतन चोर तुम ही हो, जिस पर कि एक धनवान व्यक्ति ने मेहरबान होकर कोई कार्यवाही न की। अपनी इज्जत और मान सम्मान का यूं पुलंदा बंधवाना तुम्हें मंजूर हो तो तुम्हारा यहाँ से आज़ाद होना महज वक्त की बात होगी, उतने वक्त की जितना कि नरोत्तम ठाकुर को यहाँ पहुंचकर तुमसे बात करने के लिए दरकार होगा। अगर मुझे ठाकुर के रहमो करम की भीख न मंजूर हो तो हो सकता है तुम्हारी रिहाई में वक्त लग जाए। वैसे मैं तो कोशिश करूंगा ही कि ऐसा न हो। तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं नरोत्तम ठाकुर से ही बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे मालूम हुआ है कि वो यहाँ आने वाला है। एकाएक सुनील उठ खड़ा हुआ। मैं जाके पता करता हूँ उसका। उसने सहमति में सिर हिलाया। सुनील वापस प्रभुदयाल के कमरे में पहुंचा। प्रभुदयाल वहां नहीं था। इंस्पेक्टर साहब कहाँ गए? उसने कमरे से बाहर बैठे हवलदार से पूछा। कहीं काम से गए हैं, जवाब मिला। अभी लौट आएंगे। मुगल बाग से एक नरोत्तम ठाकुर यहाँ आने वाले थे। आए? अभी नहीं। सुनील वहां से हटकर नीचे लॉबी में पहुंचा, जहां एक कतार में कई पब्लिक टेलीफोन मौजूद थे। वो एक बूथ में घुस गया और फिर वहां से उसने यूथ क्लब का नंबर डायल किया। सुनील बोल रहा हूँ। रमाकांत लाइन पर आया तो वो बोला, गुड मॉर्निंग। प्यारो, रमाकांत का बुनबुनाता स्वर सुनाई दिया। मॉर्निंग में गुड मत हुआ करो, 100 बार समझाया है। क्या हो गया? जैसे जानता नहीं। सुबह सवेरे सोते से जगा दिया और पूछता है क्या हुआ। रमाकांत, 11 बजने को हैं। सुबह सवेरे जगा दिया। अब जाग ही गए हो तो मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? एक काम है जो फटाफट करवाना है। नकदों वाला? बिना नकदों वाला। फिर क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हारे यार का भी फ़ायदा है। यार का फ़ायदा है तो करा देते हैं यार का फ़ायदा। बोल भाई, यारा दिलदारा क्या चाहता है? पागल खाने से एक औरत को तलाश करना है। उम्र होगी कोई 45-46 साल। नाम चंद्रिका ठाकुर। बाप का नाम प्रहलाद राय ठाकुर। माँ का नाम लज्जा रानी ठाकुर। लेकिन दोनों मुद्दत हुई मर चुके हैं। पागल खाने का पता मालूम नहीं। होगा तो लोकल ही, ज़रूरी नहीं। जीता रहे। यानी कि चीन, जापान, अमेरिका तक के पागल खानों की खाक छानने का नुस्खा बता रहा है सवेरे सवेरे। नहीं नहीं, अरे क्या पहेलियां बुझा रहा है। एक ही बार में क्यों नहीं बोलता सब कुछ। ज्योत्सना जोशी नाम की एक नौजवान लड़की जो कि धर्मपुरे में स्थित एक वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और जो मैजेस्टिक सर्कल पर स्थित ओरिएंट एक्सपोर्ट हाउस में काम करती है, परसों शाम को पागल खाने में वहां काम करती शीतल शर्मा नाम की एक नर्स की मौजूदगी में, जो कि ज्योत्सना की सहेली है, चंद्रिका ठाकुर से मिली थी। अगर ज्योत्सना परसों दफ्तर में सारा दिन नौकरी कर चुकने के बाद पागल खाने गई थी और रात को वापस अपने होटल के कमरे में मौजूद थी, तो वो पागल खाना उन दोनों जगहों से कोई ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। ये की ना मतलब की बात। समझो काम बन गया मोतियां वालियों। और बोलो? फिलहाल बस। यानी कि बाद में बोलेगा? हाँ ठीक है, मर्जी तेरी। फिलहाल नमस्ते, जिंदा रहे, वधिया उम्रा। सुनील ने संबंध विच्छेद किया और ब्लास्ट के ऑफिस में अपने सहायक रिपोर्टर अर्जुन को फ़ोन किया। मुगल बाग जाना है। अर्जुन लाइन पर आया तो सुनील बोला, फौरन नरोत्तम ठाकुर की कोठी पर, जो कि कभी ठाकुर कंसल एंड एसोसिएट नामक फर्म में पार्टनर था। मकबूल हस्ती है। पते के बिना भी कोठी तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोठी में तलाश कर लूंगा गुरुजी। अर्जुन अपने स्वभाव सुलभ जोश में बोला, आप काम बोलो। काम 2 हैं। एक तो कोठी के तमाम बाशिंदों की बाबत, घर के बंदों और नौकर चाकरों समेत मुकम्मल जानकारी हासिल करनी है। दूसरे, कल शाम वहां कोई चोर घुसा बताते हैं। मालूम ये करना है कि उस वारदात के दौरान वहां कौन कौन लोग मौजूद थे और उनका उस कथित चोर की बाबत क्या कहना है। कर लोगे दोनों काम? क्यों नहीं कर लूँगा, बिल्कुल कर लूँगा। आखिर शागिर्द किसका हूँ। शाबाश। सुनील ने रिसीवर वापस क्रेडल पर टांगा और प्रभुदयाल के कमरे में वापस लौटा। प्रभुदयाल तो तब भी वहां नहीं था, लेकिन इस बार उसे वहां एक गोरी रंगत और सुरमई बालों वाला दुबला लंबा व्यक्ति एक विजिटर चेयर पर बैठा दिखाई दिया।
वो एक शानदार सूट पहने था। दोनों हाथों की 3-3 उंगलियों में कीमती जवाहरात से जड़ी अंगूठियां पहने था और वो अपने दोनों हाथ एक चांदी की मुठ वाली छड़ी पर टिकाए विचारपूर्ण मुद्रा बनाए बैठा था। सुनील उसके करीब पहुंचा। नमस्ते जनाब। वो अपने चेहरे पर एक गोल्डन जुबली मुस्कुराहट लाता हुआ बोला। उस शख्स ने एक उड़ती निगाह सुनील पर डाली, लेकिन मुंह से कुछ न बोला। आप नरोत्तम ठाकुर हैं? कैसे जाना? वो तनिक सक पकाकर बोला। अभी कहाँ जाना है? अभी तो सिर्फ अंदाजा लगाया है। अब मेरा अंदाजा सही है या गलत, वो तो आपके जवाब पर निर्भर करता है। अंदाजा भी कैसे लगाया? मेरे माथे पर मेरा नाम लिखा है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। वो बात नहीं तो क्या बात है? वो क्या है कि इंस्पेक्टर प्रभुदयाल, जिसके कमरे में कि आप इस वक्त बैठे हैं, मेरा दोस्त है और उसी ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि नरोत्तम ठाकुर यहाँ आने वाले थे। अब क्योंकि जो साहब आए हैं वो आप हैं, इसलिए सोचा कि आप ही होंगे नरोत्तम ठाकुर। मेरा ही नाम नरोत्तम ठाकुर है। क्या चाहते हो? आपसे 2 बातें करना चाहता था। किस बाबत? इजाज़त हो तो बैठ के बताऊं? बैठो भाई। मैं कौन होता हूँ तुम्हें बैठने या खड़ा रहने से रोकने वाला? ये मेरा दफ्तर थोड़ी है। ऊपर से जिसका दफ्तर है वो तुम्हारा दोस्त है। नो? यस। सुनील उसके पहलू में एक कुर्सी पर ढेर होता हुआ बोला। उसने जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और बोला, सिगरेट पिएंगे आप? नहीं भाई, जवाब मिला। तुम भी न पियो तो मेहरबानी होगी। मुझे दिल की बीमारी है, थोड़ी दमे की भी शिकायत है। बंद जगह में सिगरेट का धुआं भी मेरे लिए सांसद बन जाता है। ओह, आई एम सॉरी सर। सुनील ने पैकेट वापस जेब में रख लिया। फिर उसने अपनी जेब से अपना एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे ठाकुर के सामने मेज पर रखता हुआ बोला, बंदे को सुनील कहते हैं, सुनील कुमार चक्रवर्ती। ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर होता हूँ मैं। ये मेरा कार्ड है। ठाकुर ने अनमने भाव से कार्ड मेज पर से उठाया और उसे अपनी उंगलियों से उलटने पलटने लगा। क्या चाहते हो? फिर वो बोला, आपसे चंद सवाल करना चाहता था। सुनील बोला, किस बाबत? कल शाम आपके दौलत खाने पर हुई चोरी की बाबत। वो हड़बड़ाया। उसने बड़े संदिग्ध भाव से सुनील की तरफ देखा और बोला, तुम्हें कैसे खबर है चोरी की? खबरों की खबर रखना ही तो मेरा कारोबार है बंदा नवाज। सीधा जवाब दो। वो रौब से बोला, कैसे खबर है? चोर ने बताया। चोर को पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर ने बताया। अब तस्दीक आप कर दीजिए। मैं उस बाबत कोई बात नहीं करना चाहता। ये नजरे इनायत खास मुझ पर है या मुकम्मल प्रेस पर है? ठाकुर सोचने लगा। लगता है, सुनील बोला, आपको एहसास हो रहा है कि आजकल पुलिस से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन प्रेस से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। फिर प्रेस से साफ कोई से न पेश आने से नुकसान भी तो है। क्या नुकसान है? सबसे बड़ा नुकसान तो यही है, कभी कुछ उल्टा सीधा छप जाता है तो उसका खंडन करना मुश्किल हो जाता है। जो असुविधा होती है वो अलग। तुम तो मुझे धमकाते मालूम हो रहे हो। नेवर सर, धमकाना तो गुंडे बदमाशों का काम होता है। मैं तो प्रेस रिपोर्टर हूँ, एक नेशनल डेली का, ब्लास्ट का। क्या सवाल करना चाहते हो चोरी की बाबत? पहला सवाल तो यही है कि क्या आप ये महसूस नहीं करते कि जो शख्स 4 लाख रुपए का माल चुरा सकता है वो एक अदर ड्राइविंग लाइसेंस भी चुरा सकता है? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या ये नहीं हो सकता कि चोर ने पहले ज्योत्सना जोशी का ड्राइविंग लाइसेंस चुराया हो, फिर आपके घर चोरी की हो और वो ज्योत्सना का ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ मौकाए वारदात पर प्लांट कर गया हो? काहे को? वजह कोई भी हो सकती है। मेरा सवाल ये है कि ऐसा हो सकता है या नहीं? होने को क्या नहीं हो सकता? ठाकुर लापरवाही से बोला। यानी कि हो सकता है? नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। वो खामोश रहा। तो सुनील फिर बोला, जो जेवरात चोरी गए वो 4 लाख रुपए की कीमत के थे? हाँ, ठाकुर बोला। वो तमाम के तमाम जेवरात थे या कुल जेवरात का एक हिस्सा थे? हिस्सा थे। चोर, जो कि अब हमें मालूम है कि ज्योत्सना जोशी थी, मेरी स्टडी में लगी टेबल के दराज में मौजूद जेवरात के डिब्बे में से जेवर निकाल कर अभी अपने हैंड बैग में भरी रही थी
कि उसे एकाएक वहां से भागना पड़ गया था। इसलिए जितने जेवर वो तब तक हैंडबैग में ट्रांसफर कर चुकी थी, वो उन्हीं को लेकर भाग खड़ी हुई थी। डिब्बे में मौजूद जेवरात की टोटल वैल्यू क्या रही होगी? 10 लाख रुपए। इतना कीमती माल आप अपने स्टडी के टेबल के दराज में रखते हैं? हमेशा नहीं रखता। वो क्या है कि वो जेवरात का डिब्बा मैं उसी रोज अपने बैंक के लॉकर से निकाल कर लाया था और मैंने उसे महज वक्ती तौर पर उस दराज में रख दिया था। अब मुझे क्या पता था कि वो डिब्बा मेरे वहां रखते ही घर में चोर घुस आने वाला था। चोर को भी क्या पता था? क्या मतलब? चोर को भी क्या पता था कि उस रात घर में 10 लाख रुपए के जेवरात मौजूद थे और वो कहाँ पाए जाते थे? ये क्या बात हुई भाई? जब चोर चोरी करने आता है तो घर की ढेरों जगह टटोलने की नीयत से आता है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसने पहले स्टडी में ही कदम रखा और वहीं जैसे उसकी लॉटरी निकल आई। आपका दौलत खाना क्या रेलवे प्लेटफॉर्म की तर्ज पर बना हुआ है? क्या मतलब? जहाँ की जो जी चाहे मुंह उठाए चला आता है और किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। जैसी सहूलियत से शाम भी ढली होने से पहले आप अपने घर में चोर घुसा बताते हैं। ऐसे तो कहीं सशस्त्र डकैत नहीं घुस पाते। फिर आपकी स्टडी आपके दौलत खाने के बरामदे में ही तो होगी नहीं, वो ड्राइंग रूम के पीछे इमारत के पिछवाड़े में है। चोर घर में इतना गहरा घुस आया और किसी के कान पर जू न रेंगी, ये क्या कोई यकीन में आने वाली बात है? सच तो सच ही है, अब ये यकीन में आए या ना आए। बरखुरदार, बहुत सच ऐसे होते हैं जो एक बार की यकीन में नहीं आते। जरूर उन्हीं को मद्देनजर रखकर फिरंगियों ने कहा होगा कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ठाकुर ने लापरवाही से कंधे झटकाए। डिब्बे में मौजूद जेवरात कुल जमा कितने नग थे? सुनील ने नया सवाल किया। कोई अंदाजा नहीं इस वक्त मुझे। जो चोरी चले गए वो कितने नग थे? कह नहीं सकता। आपको हर जेवर की अलग अलग कीमत तो मालूम होगी। कैसे मालूम होगी? वो जेवर तो कई सालों में एक एक दो दो करके खरीदे गए थे। बाजार में रोज सोने का भाव बदलता है, यूं हमेशा हर नग की कीमत का अंदाजा भला कैसे रखा जा सकता है? एग्जैक्टली। सच पूछिए तो मैं भी यही कहना चाहता था, लेकिन जनाब, आपने चोरी गए माल की एक निश्चित कीमत निर्धारित की है, 4 लाख रुपए। जब आपको ये नहीं मालूम कि गिनती में कितने जेवर चोरी गए, जब आपको ये नहीं मालूम कि इंडिविजुअल आइटम की इंडिविजुअल प्राइस क्या थी, तो आपने कैसे जान लिया कि चोरी गए माल की कीमत 4 लाख रुपए थी? भाई, वो हड़बड़ाया। ऐसा मैंने अंदाजन कहा है। आई सी, यानी कि आपका अंदाजा है कि चोरी गया माल 4 लाख का था। हाँ, जबकि वो 3 लाख का भी हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता है, यूं तो 5 लाख का भी हो सकता है, 6 लाख का भी हो सकता है। आपने चोरी गए जेवरात की कोई लिस्ट बनाई? नहीं। बनाने की कोशिश की? अभी नहीं। इरादा है? ज़रूरत क्या है भाई? ठाकुर झुंझराया। ज़रूरत तो है। जब आप चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो यकीनन आपसे उस सामान की लिस्ट मांगी जाएगी जो चोरी गया है। वो लिस्ट मैं बाद में भी दे सकता हूँ। वो लिस्ट इस वक्त अहम नहीं है। इस वक्त अहम बात यह है कि चोरी हुई है और चोर गिरफ्तार है। चोरी हुई है? व्हाट नॉनसेंस! ठाकुर भड़का। और क्या मैं पागल हूँ जो मैं यहाँ मौजूद हूँ? जेवरात का बीमा था, उसका चोरी से क्या रिश्ता है? भारी रिश्ता है जनाब। आपका नुकसान हुआ है। जब चोरी गए माल का बीमा था तो क्या आप अपने नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी से नहीं करेंगे? वो जुदा मसला है। जुदा मसला नहीं है, सुनील जिद भरे स्वर में पूरा। सुनिए, गौर से सुनिए और समझिए। आप जब केस की FIR दर्ज कराएंगे तो आपको अभी या बाद में, वैसे मेरे ख्याल से तो अभी, ये बताना पड़ेगा कि आपका क्या माल चोरी गया था और आपने चोरी गए माल की क्या कीमत आंकी थी। जब यूं FIR दर्ज हो जाएगी तो उस FIR की बिना पर आप सहजी अपनी बीमा कंपनी से क्लेम हासिल कर सकेंगे। आपने ऐसा कोई क्लेम हासिल कर लिया और बाद में ये बात उजागर हुई कि असल में चोरी तो कुछ गया ही नहीं था और फिर बीमा कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने के इल्जाम में आप जेल में होंगे जनाब। तब सुनील को साफ साफ
ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ता दिखाई दिया। मेरा, वो हकलाया सा बोला, ऐसा कोई क्लेम करने का कोई इरादा नहीं। क्यों भला? 4 लाख की रकम की आप कोई अहमियत नहीं मानते? मेरा मतलब है, मेरा नुकसान शायद इतनी बड़ी रकम का ना हुआ हो। आई सी। मैंने बहुत सरसरी तौर पर जेवरात के डिब्बे का मुआयना किया था। मुमकिन है मेरा अंदाजा गलत हो। मुमकिन है उतने जेवर न चोरी हो गए हों जितने की मैं समझ रहा हूँ। ये हो सकता है। सुनील नकली सहानुभूति दिखाता हुआ बोला, खास तौर से तब जबकि आपको मालूम भी नहीं कि डिब्बे में गिनती में कितने जेवर थे और कितने बाकी हैं। बड़े लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। वही तो। लेकिन आपको मालूम हो या न हो, बीमा कंपनी को मालूम है कि वो जेवर गिनती में कितने थे और हर जेवर की अलग अलग कीमत क्या थी। बीमा होने से पहले ऐसी इन्वेंट्री ज़रूरी होती है। जनाब, आप अपने माल से अलगर्ज हो सकते हैं, बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारी से अलगर्ज नहीं हो सकती। वो अपनी लिस्ट लेकर आपके पास पहुंच जाएंगे और पूछेंगे आपसे कि उस लिस्ट की कौन कौन सी आइटम चोरी चली गई है। भाई, ऐसा तो वो तब करेंगे ना जबकि मैं क्लेम करूंगा। आपका क्लेम न करना अपने में सबूत होगा कि हकीकतन कुछ चोरी नहीं गया, बल्कि कोई चोरी ही नहीं हुई। किसी चोर के आपके घर में घुसे होने की बात एकदम फर्जी है। क्या बकते हो? ठाकुर आवेश भरे स्वर में बोला। कम से कम आधी दर्जन लोगों ने चोर को स्टडी की खिड़की फांद कर फरार होते देखा था। तुम्हारा क्या मतलब है? सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन किसी ने चोर की सूरत नहीं देखी थी। किसी को ये मालूम नहीं था कि चोर कौन था। तब मालूम नहीं था, लेकिन बाद में जब मौकाए वारदात से चोर का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ था तो चोर की खुद ब खुद शिनाख्त हो गई थी। वो ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ प्लांट किया गया हो सकता है। किसने किया होगा ऐसा? उसी ने जिसको ज्योत्सना जोशी की गिरफ्तारी में अपना कोई जाती फायदा दिखाई देता होगा। मसलन कौन? मसलन आप ही। क्या बकते हो? ज्योत्सना को यूँ गिरफ्तार करा के मुझे क्या फ़ायदा? है फ़ायदा। क्या? आपको मालूम है, हम इस वक्त यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे हैं और कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। उस फ़ायदे का यहाँ जिक्र करना मुनासिब ना होगा। वैसे भी अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है। अक्लमंद तो है ना आप? ठाकुर ने घूर कर उसे देखा। सुनील ने उसके घूरने की परवाह न की। एक बात ध्यान में रखिएगा ठाकुर साहब, सुनील शुष्क स्वर में बोला, झूठ का जाल बहुत कमज़ोर होता है। झूठ की जीत बहुत वक्ती होती है। झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत बहुत जल्द धराशायी होती है। आखिरकार तो सच का ही जादू है जो सिर पर चढ़ के बोलता है। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बीमा कंपनी को धोखा देकर रुपया कमाना चाहता हूँ? नहीं, ये नहीं कहना चाहता मैं। आप रईस आदमी हैं। 4 लाख रुपए की आपके लिए कोई अहमियत नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस क्षण आपने 4 लाख के जेवरों की चोरी की FIR दर्ज कराई, उसी क्षण से आप भी वैसे ही कटघरे में खड़े होंगे जैसे कि चोर खड़ा होगा। आप बीमा कंपनी में क्लेम करेंगे तो वो फ्रॉड होगा, जिसे कि बीमा कंपनी के अपने दक्ष इन्वेस्टिगेटर भी उजागर कर सकते हैं। क्लेम नहीं करेंगे तो ये बात इस हद तक ज्योत्सना के हक में जाएगी कि केस डिसमिस भी हो सकता है। फिर जब वो आप पर मानहानि का मुकदमा करेगी। मानहानि का मुकदमा? ठाकुर घबरा कर बोला, जो कि काफ़ी मोटी रकम के लिए होगा, क्योंकि आप काफ़ी मोटे सेठ हैं और आप समाज के कितने भी बड़े आधार स्तंभ क्यों न हो, एक नौजवान कुमारी कन्या के चरित्र के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए अदालत में आपको बख्शा नहीं जाएगा जनाब। वो लड़की मुझ पर मुकदमा करेगी? क्यों नहीं करेगी? आप क्या आसमान से उतरे हैं? आप क्या उसके सगे वाले हैं? हैं भी ऐसे तो जिसके चरित्र पर इतना बड़ा लांछन लगाकर, जिसकी समाजी प्रतिष्ठा और मान सम्मान का आप सर्वनाश करेंगे, वो आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। ये सब शब्द जाल है और मुझे डराने की कोशिश है। आप न डरिए। क्यों डरते हैं आप? मेरे पास चश्मदीद गवाह हैं। मानहानि के सामूहिक मुकदमे में उनको भी लपेटा जाएगा। फिर देख लीजिएगा, सब के सब आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। तुम चाहते क्या हो?
मैंने क्या चाहना है जनाब, मैं तो एक स्टोरी का तलबगार था जो कि मुझे मिल गई। क्या मतलब? मेरा परिचय भूल गए मालूम होते हैं आप। मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ जनाब। मैं ऐसे अखबार का मुलाजिम हूँ जो हमेशा मजलूम का, अंडरडॉग का साथ देता है। कल के ब्लास्ट के फ्रंट पेज पर इस चोरी की बाबत जो रिपोर्ट छपेगी उसकी सुर्खी यही होगी, ज्योत्सना बेगुनाह है। अजीब आदमी हो भाई तुम। तू कौन? मैं खामखा। तुम खामखा किसी के फट्टे में टांग अड़ाओगे तो टांग तुड़ा बैठोगे अपनी। जब मंसूबा जाबर के जुल्म को हाईलाइट करने का हो तो टांग की सलामती की परवाह नहीं की जाती। फिर आप इस नाचीज की टांग की खासूसिया से वाकिफ भी तो नहीं है। आपकी जानकारी के लिए ये, सुनील ने अपनी टांग ठाकुर के सामने फैलाई। जापानी टांग है। ये मुड़ तुड़ के फिर सालम हो जाती है, झोल झाल खा के फिर सीधी हो जाती है। इसकी टूट फूट की 7 साल की गारंटी है और ये ऐसे ऐसे ठिकानों में अड़कर सलामत निकल चुकी है जहां टांग का क्या, सालम बंदे का पता नहीं चलता हो। अजीब आदमी हो आप। मुझे छोड़िए, जो मैं कह रहा हूं उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। एकाएक सुनील का स्वर बेहद धीमा हो गया। और कोई जानता हो या न हो, आप खूब जानते हैं कि आपने चोरी की कहानी क्यों गढ़ी है। बकौल आपके, मेरी टांग आपके फट्टे में न हड़ी होती तो शायद आपकी मनमानी चल भी जाती। हकीकत यह है कि आपके घर से कोई जेवर चोरी नहीं गया है, लेकिन चोर जिसे कई लोगों ने, मुझे उस चोर से कुछ लेना देना नहीं। चोर भले ही रोज आपके घर में आए, लेकिन वो चोर ज्योत्सना नहीं थी। उस चोर की अपने घर आमद को आपने ज्योत्सना पर दबाव का जरिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस किसी तरह से आपके हाथ तब लग गया था जब कल वो जिम खाना क्लब में आपसे मिली थी। इन तमाम वाकयात का सामूहिक नतीजा ये है कि ज्योत्सना हिरासत में है और आपकी निगाह में अब आपके रहमो करम की मोहताज है। यानी कि आप समझते हैं कि आप अब उसे बाकायदा मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी पागल बहन चंद्रिका ठाकुर की बाबत एक लफ्ज़ भी अपनी जुबान पर न लाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले होता तो होता, लेकिन अब सुनील भाई मुल्तानी के इस तस्वीर में आ फिट होने के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लड़की आज ही जमानत पर छूट जाएगी और उसकी तरफ से आज ही आप पर मानहानि का मुकदमा दायर हो जाएगा। फिर आगे आगे जो कुछ होगा उसका विस्तृत वर्णन मैं अभी आपके सामने सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका दिल कमज़ोर है और दमे की वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन इतना कहना फिर भी ज़रूरी है कि जो ही आप लड़की के खिलाफ चोरी की झूठी रिपोर्ट तहरीरी तौर पर दर्ज कराएंगे, कर्टसी सुनील भाई मुल्तानी, आपकी बीमा कंपनी का एक प्रतिनिधि आपसे पहले आपके दौलत खाने पर पहुंचा होगा, जो आपके वहां पहुंचने पर यह जिद करेगा कि आप उसी क्षण उसके सामने अपने जेवरों के डिब्बे की पड़ताल करें और तस्दीक करें कि कौन से जेवर चोरी गए थे और कौन से पीछे डिब्बे में बाकी थे। मेरा दावा है कि उस पड़ताल का जो नतीजा होगा वो ये होगा कि आपका एक भी जेवर उस डिब्बे में से गायब नहीं पाया जाएगा। आपकी सूरत बता रही है कि आपको तो इतना भी करना नहीं सूझा था या ज़रूरी नहीं लगा था। यहाँ आने से पहले आप खुद इस डिब्बे में से चंद जेवरात निकाल कर कहीं और छुपाते। बहरहाल खाका मैंने खींच दिया है जनाब। अब आगे ये आपकी मर्जी है कि आप उसमें झूठ और फरेब के शोक रंग भरना चाहते हैं या सच्चाई के इकलौते सफ़ेद रंग से वो खाका मिटा देना चाहते हैं। इसके साथ ही आज ये न्यूज़ बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। सुनील उठ खड़ा हुआ। ठाकुर भौचक्का सा उसे देखता रहा। मैंने, फिर उसके मुंह से निकला, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, सुनील बोला। 1 मिनट बैठो। जो हुक्म। सुनील वापस कुर्सी पर बैठ गया। तो तुम चाहते हो कि, तभी प्रभु दयाल ने कमरे में कदम रखा। ठाकुर खामोश हो गया। प्रभु दयाल लंबे डग भरता हुआ अपनी सीट पर पहुंचा और फिर चिकने चुपड़े स्वर में बोला, वेलकम। वेलकम सर। मुझे अफसोस है कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ गया और आपको इंतज़ार करना पड़ा। कोई बात नहीं, ठाकुर सहज स्वर में बोला। ये नौजवान मुझे अच्छी कंपनी दे रहा था। आप इसे जानते हैं? अब
सब जानता हूँ। नाइस यंग मैन, शार्प लाइक अ रेजर्स एज। His wit and wisdom is beyond his tender years. I am sure he will go far in his life. प्रभुदयाल ने हैरानी से सुनील की तरफ देखा और फिर बोला, भाई मैं तो बहुत थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। सुनीलियन बुढ़िया, सुनील बोला, बहुत थोड़ी देर में भी असर कर जाती है। प्रभुदयाल कुछ क्षण असमंजसपूर्ण भाव से सुनील की ओर देखता रहा और फिर ठाकुर की ओर आकर्षित हुआ। ठाकुर साहब, वो बोला, तो फिर मैं उस लड़की के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का इंतजाम करूं? जरूरत नहीं, ठाकुर धीरे से बोला। जी इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। वो क्या है कि वो जेवरों का जो डिब्बा था उसमें मेरी इक्की दुक्की अंगूठी और टाई पिन को छोड़कर सब जनाना जेवर थे। चोर के फरार हो जाने के बाद जब मैंने जेवरों के डिब्बे में झांका तो पहली निगाह में मुझे भी बहुत खाली खाली लगा था और मैं कूद कर इस गलत नतीजे पर पहुंच गया था कि काफ़ी सारे जेवर चोरी चले गए थे। आज सुबह यहाँ आने से पहले जब मैंने अपनी बीवी और बेटी को उन जेवरों की पड़ताल करने को कहा तो उन्होंने बताया कि तमाम के तमाम जेवर डिब्बे में मौजूद थे, यानी कि कुछ भी चोरी नहीं गया है। अब मौजूदा हालात में लड़की पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना उसके साथ भारी नाइंसाफ़ी होगी इंस्पेक्टर साहब। लेकिन प्रभुदयाल हक पकाया सा बोला, वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो मौकाए वारदात से बरामद हुआ था उसे वो ज़रूर परसों वहाँ गिरा आई होगी जबकि वो हमारे यहाँ आई थी। यानी कि आप उससे पहले से वाकिफ़ हैं? क्यों ना हो साहब, आखिर वो उस शख्स की बेटी है जो कभी हमारे फर्म में चीफ कैशियर था। वो कौन हुआ? विश्वनाथ जोशी, वो शख्स जिसने गबन किया था, जो आज भी जेल में है। बदकिस्मती से ये ज्योत्सना जोशी उस शख्स की बेटी है, चोर की बेटी है। हाँ, फिर भी आपको लगता है कि चोर की बेटी चोर नहीं है? हाँ, वो चोर नहीं है। मैं ही कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गया था कि वो चोर थी। मैं शर्मिंदा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि पिछली रात आपकी कोठी में कोई चोर नहीं घुसा था? चोर तो घुसा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि वो चोर ज्योत्सना जोशी नहीं थी। तो फिर वो चोर कौन था? ये तहकीकात का मुद्दा है। कमाल है, कल रात तो आप उस लड़की के इतने खिलाफ थे और अब आप उसके हक में एक से एक फैंसी बात कह रहे हैं। कल मैं बहुत एक्साइटेड था, जो कि अब आप नहीं हैं। जी हाँ, ठंडे दिमाग से सोचने पर ही मुझे जेवरात की इन्वेंट्री लेना सूझा। मुझे ज्योत्सना की परसों की अपने यहाँ की विजिट याद आई और मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी वजह से लड़की के साथ बहुत ज्यादती हो गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं FIR दर्ज कराने नहीं, उसको रिहा कराने यहाँ दौड़ा दौड़ा आया हूँ। रिहा तो वो हो ही जाएगी, प्रभुदयाल अप्रसन्न स्वर में बोला। लेकिन रिहा होने के बाद अगर उसने आपके खिलाफ फॉल्स अरेस्ट का काउंटर केस दर्ज कराने की कोशिश की तो आप समझते हैं ना कि हमें वह दर्ज करना पड़ेगा। समझता हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेगी। फिर भी उसने ऐसा किया तो देखा जाएगा। आई विल फेस माई कंसिक्वेंसेस। कमाल है। प्रभुदयाल एक क्षण ठिठका और फिर बोला, एक बात और बताइए। वो भी पूछिए। आपके इस एकाएक हुए हृदय परिवर्तन के पीछे हमारे इन निहायत खुराफाती रिपोर्टर साहब का तो कोई हाथ नहीं? नहीं, कतई नहीं। ठाकुर पूरे इत्मीनान से बोला, हमारे बीच उस केस का तो जिक्र तक नहीं आया था। तो क्या? प्रभुदयाल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, तमाम अरसा मौसम संबंधी बातें ही होती रही। जी हाँ। प्रभुदयाल खामोश हो गया। तो फिर? ठाकुर अर्थपूर्ण स्वर में बोला, वो लड़की? जी हाँ, जी हाँ। प्रभुदयाल ने घंटी बजाकर अपने हवलदार को तलब किया और उसे आदेश दिया, ज्योत्सना जोशी को रिहा कर दो। सुनील ने चैन की लंबी सांस ली। शुक्रिया, ज्योत्सना कृतज्ञ भाव से बोली। सुनील केवल मुस्कुराया। लेकिन ये करिश्मा क्यों कर हुआ? शाम तक जमानत पर छूट जाती। मैं तो इसी को अपनी भारी खुशकिस्मती समझती। यहाँ तो केस ही डिसमिस हो गया। क्यों कर हुआ ऐसा? क्योंकि वो नरोत्तम ठाकुर कदरन शर्मसार शख्स निकला, डरपोक भी। किसी के खिलाफ फर्जी केस खड़ा करने के लिए झूठ बोलने का जो व्यापक तजुर्बा दरकार होता है, वो जाहिर है कि उसे नहीं था। फिर भी बात कैसे बनी, वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा।
फिर वो अहम बात भी नहीं। अहम बात ये है कि तुम आज़ाद हो। आज़ाद रह भी पाऊंगी? क्या मतलब? वो मुझे फिर तो गिरफ्तार नहीं करवा देगा? उसकी मजाल नहीं हो सकती। अलबत्ता वो तुमसे मुलाकात की कोशिश ज़रूर करेगा। वो किस लिए? मैंने उसके सिर पर मानहानि के मुकदमे की धमकी की तलवार जो लटका दी है, उस धमकी से निजात पाने के लिए वो तुम्हारे से कोई सुलह सफाई करने की कोशिश कर सकता है। वो ऐसी कोई कोशिश करे तो मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं। वो कुछ भी कहे तुम सिर्फ सुन लेना, अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट न करना। वो जो भी पेशकश करे उसका जवाब एक ही फिक्रे से देना। मैं सोचूंगी, फिर जो बीते उसकी खबर मुझे करना। हो सकता है इस बाबत हमें किसी वकील से भी मशवरा करना पड़े। तब तक मैं चंद्रिका के जिंदा होने से ताल्लुक़ रखती उस धमकी की बाबत क्या करूं जो कल मैंने ठाकुर को दी थी। मैंने उसे 24 घंटे की मोहलत दी थी। उस बाबत भी फिलहाल खामोश रहो। मुझे पूरा यकीन है कि जब ठाकुर तुमसे मिलेगा तो वो मुद्दा भी तुम दोनों में ज़रूर उठेगा। वो मिलेगा? आज ही मिलेगा। न मिला तो हम उससे मिलेंगे, तो हम बचाव की जगह आक्रमण का रुख अख्तियार करेंगे। तुम मेरे साथ हो? तुम्हें क्या दिखाई देता है? सुनील, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? कई तरीके हैं, नोट करके रखना। फिर उनमें से जो बेहतरीन लगेगा वो मैं छांट लूँगा। वो मुंह पाए उसे देखने लगी। अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस पहुँचना है। ज्योत्सना का सिर स्वयं भी सहमति में हिलने लगा। सुनील वहाँ से रुखसत हो गया। पीछे खड़ी ज्योत्सना इस बात से बहुत खुश थी कि सुनील ने ये जिद नहीं की थी कि अब जबकि वो रिहा हो गई थी तो वो उसे उस पागल खाने में लेकर चले जिसमें कि चंद्रिका ठाकुर बंद थी। लेकिन अब उसे खुद पागल खाने पहुंचना बहुत ज़रूरी लग रहा था। 3 बजे के करीब अर्जुन ने ब्लास्ट के ऑफिस में सुनील के कमरे में कदम रखा। नमस्ते गुरुजी। वो उसके सामने एक कुर्सी पर ढेर होता हुआ बोला। कहाँ से आ रहे हो? सुनील बोला। वहीं से जहाँ आपने भेजा था, मुगल बाग से। भूल भी गए? काम हुआ? लो, राजा रामचंद्र वीर हनुमान को संजीवनी बूटी लेने भेजे और हनुमान जी खाली हाथ लौट आए। ऐसा कहीं हो सकता है? यानी कि हुआ। बिल्कुल हुआ, तभी तो लौट आया। ना हुआ होता तो अभी भी बहाना होता। अब बोलो, क्या खबर है? पहले मैं आपको इस हाउस होल्ड और उसके बाशिंदों की बाबत सुनाता हूँ। फैमिली में आज की तारीख में 3 ही मेंबर हैं। एक नरोत्तम ठाकुर खुद, दूसरी उसकी बहुत ही मॉडर्न खूबसूरत आज़ाद ख्याल लड़की पंकज ठाकुर जो उम्र में कोई 24 साल की बताई जाती है, और तीसरी उसकी कड़क नौजवान बीवी नम्रता ठाकुर जो कि पंकज से बड़ी हद 3-4 साल बड़ी है। पहली बीवी जिंदा है? नहीं, उसे मरे 6-7 साल हो गए बताते हैं। दूसरी शादी कब की ठाकुर ने? कोई 3 साल पहले। नम्रता तब उस प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्स थी जिसमें कि जब ठाकुर को हार्ट अटैक हुआ था तो उसे भर्ती किया गया था। वहाँ ठाकुर उस पर रीझ गया था और अपनी तंदुरुस्ती बहाल होते ही उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद हो उठा था। तब ठाकुर की माँ, अकेली माँ चंद्रावती जिंदा थी। उसने ठाकुर की उस मर्जी का बहुत सख्त विरोध किया था कि वो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर रहा था। यूं ठाकुर वक्ती तौर पर शादी से बाज आ गया था, लेकिन उसने नम्रता का साथ नहीं छोड़ा था। नर्सिंग होम से छुट्टी पा जाने के बाद भी उसे मुतवातर तीमारदारी की ज़रूरत थी, इसलिए वो जब घर लौटा था तो 24 घंटे की तीमारदारी के लिए नर्सिंग होम की 2 नर्सें भी अपने साथ लाया था। उन 2 नर्सों में से एक नम्रता थी जो कि ठाकुर के घर में ही रहने लगी थी ताकि उसकी हर देखभाल हो पाती। फिर शादी की नौबत कब आई? चंद्रावती की मौत के बाद, जो कि खुद दिल की मरीज थी। ठाकुर के नर्सिंग होम से घर लौटने के कोई 5 महीने बाद रात को सोए सोए ही उसे दिल का दौरा पड़ा था और परलोक सिधार गई थी। फिर माँ की मौत को अभी महीना ही हुआ था तो ठाकुर ने नम्रता से बाकायदा शादी कर ली थी। पंकज को अपनी हम उम्र माँ कबूल थी? ये तो पता नहीं, इतनी तफसील में जाने का तो वक्त नहीं था ना गुरुजी। ठीक है, आगे बढ़ो। लड़की पंकज करती क्या है? ऐश करती है, डिस्को दीवानी है, मर्दों की सोहबत के बिना जिंदगी बेकार मानती है। कई बॉयफ्रेंड्स हैं,
एक बॉयफ्रेंड कोई कुंवर युद्धवीर सिंह है जो कि उसके दिल के सबसे करीब बताए जाते हैं। सुना है किसी रियासत के राजकुमार हैं। आज़ादी के बाद जिन रियासतों को मोटा प्रिवी पर्स मिलता था उन्हीं में से किसी के रोशन चिराग हैं और ऑक्सफोर्ड से पढ़कर लौटे बताए जाते हैं। इस बॉयफ्रेंड का खास जिक्र किस लिए? वो इसलिए कि सुना है कि नरोत्तम ठाकुर को ये कुंवर जी एक आंख नहीं सुहाते, जबकि लड़की उन्हीं को अपना पति परमेश्वर बनाने पर तुली हुई है। मौजूदा हालात ये बताए जाते हैं कि बाप ने बेटी को वार्निंग जारी की हुई है कि अगर उसे कुंवर जी से शादी की जिद न छोड़ी तो वो उसे अपनी इकलौती औलाद को अपनी तमाम चल अचल संपत्ति से मुकम्मल तौर से बेदखल कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं, हर दौलतमंद बाप के पास अपनी औलाद पर अपनी मर्जी लादने के लिए ये ही आखिरी धमकी होती है, लेकिन होती ये धमकी ही है। कोई बाप अमल नहीं करता इस पर। अब इतना गुण ज्ञानी तो मैं नहीं गुरुजी। तो लड़की का एक बॉयफ्रेंड कोई कुंवर जी है और अप्रेंटिस बॉयफ्रेंड तो और भी कई हैं, लेकिन एक और सीनियर बॉयफ्रेंड की मुझे खबर लगी है जो कि यूं समझिए कि लड़की के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। सुनील की हंसी छूट गई। अर्जुन भी बड़े शिष्ट भाव से हंसा। वो कौन हुआ? सुनील ने पूछा। कोई अंकुर सेठ है जो ठाकुर का कोई दूर दराज का रिश्तेदार भी बताया जाता है। और भी होंगे, लेकिन फिलहाल इतनों की ही खबर लगी है। लेकिन लड़की का खास झुकाव कुंवर युद्धवीर सिंह की तरफ है। ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन तो ये ही कहता है, आगे का पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि गुरुजी आप ही तो कहते हैं कि नौजवान लड़कियों का मिजाज मौसम की तरह होता है। अभी चमकीली धूप निकली होती है, अभी गर्ज के साथ छींटे पड़ने लगते हैं, अभी मौसम सुहाना होता है, अभी आंधी तूफान का अंदेशा बन जाता है, वगैरह वगैरह। सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अर्जुन ने बड़ी अदा से यूं सिर नवाया जैसे बधाई कबूल कर रहा हो। ठाकुर की नई बीवी से सुनील ने नया सवाल किया। नम्रता से कोई औलाद नहीं? नहीं, और फिलहाल होने वाली भी नहीं है। वो कैसे जाना? मैंने देखा था नम्रता ठाकुर को। देखने भर से पता लग गया कि वो उम्मीद से नहीं थी। गुरुजी, अर्जुन बड़ी शान से बोला, खत का मजूबन लिफाफा देखकर भी तो भांपा जा सकता है। कहाँ से सीखी ये इतनी पहुंची हुई बातें? आपसे ही सीखी। मेरे से? और नहीं तो क्या। जब गंगा घर में ही बह रही हो तो कोई जाता है डुबकी मारने हरिद्वार। अच्छा, आगे बढ़ो। तो ये तो हुए घर के बाशिंदे। अब नौकरों चाकरों की बताओ, उनकी भी सुनिए। नौकरों में सबसे पुराना मुलाजिम तो राम मिलन है, जो कि नरोत्तम ठाकुर का ड्राइवर और जनरल हैंडीमैन है। दूसरी पुरानी मुलाजिम पुष्पा है, जो कि हाउस कीपर कम कुक है। दो नौजवान छोकरियां मेड हैं। एक कदरन नई है और उसका नाम बॉबी है। बॉबी घर की जनरल नौकरानी है, लेकिन दूसरी छोकरी जिसका नाम कृष्णा है, घर की मालकिन नम्रता ठाकुर की खास मेड है। बॉबी को वहाँ काम करते अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है। सुना है कि नम्रता के अपने लिए एक पर्सनल मेड की ज़रूरत के बाद ही उसे नौकरी पर रखा गया था। ये लड़की बॉबी बहुत चंचल प्रवृत्ति की है और पटाने को ऐसा तैयार माल है कि घर का मालिक हैंडीकैप ना होता तो यकीनन अब तक उसी ने उस पर हाथ साफ कर दिया होता। आप बात को यूँ समझिए कि ठाकुर की इकलौती औलाद अगर लड़की की जगह लड़का होती तो घर में ही मुगले आजम का ड्रामा हो जाता। यानी कि तब ठाकुर बादशाह अकबर होता, पंकज का मर्दाना संस्करण सलीम होता और वो मेड बॉबी अनारकली होती। बिल्कुल। इतनी खूबसूरत है वो लड़की। खूबसूरत तो वो है ही, लेकिन उसकी जो बड़ी खूबी है वो उसकी चंचलता है, उसकी दरियादिली है और मेल कंपेनियनशिप के लिए उसकी चाहत है। कहीं तुम भी तो उस पर लाइन नहीं माराए? लो, और क्या मेरे पास अलादीन का चिराग है जो मैं उस हाउस होल्ड की बाबत इतनी जल्दी इतनी ढेर सारी जानकारी निकाल लाया। अर्जुन, तू तो बहुत सयाना हो गया है। शागिर्द किसका हूँ? ओके, अब दूसरी बात पर आ। चोर वाली बात पर? हाँ, कोई चोर घुसा तो शाम वहाँ यकीनन था गुरुजी। सारा घर इस बात का गवाह है। तमाम के तमाम घर वालों ने तो चोर को स्टडी की खिड़की फांद कर वहाँ से भागते देखा ही था। एक मेहमान भी था घर में,
जिसने कि बाकी सबके साथ वो नज़ारा किया था। मेहमान कौन? प्रदीप सक्सेना, नरोत्तम ठाकुर का वकील। वो वहाँ क्या कर रहा था? कहते हैं ठाकुर के बुलाने पर वहाँ पर आया था। उसने भी चोर को खिड़की से भागते देखा था। हाँ, तुम्हारी प्रदीप सक्सेना से बात हुई है? नहीं, लेकिन बॉबी कहती है कि उस वारदात के वक्त वो भी ठाकुर और घर के बाकी लोगों के साथ था। मैं मिलूं जाकर इस प्रदीप सक्सेना से? ज़रूरत नहीं, ज़रूरत हुई तो खुद मिल लूँगा इससे, मर्जी आपकी। तो इतने ही बाशिंदे पाए जाते हैं उस हाउस होल्ड में। ठाकुर, उसकी नौजवान बीवी नम्रता, उसकी नौजवान बेटी पंकज, उसका ड्राइवर कम जनरल हैंडीमैन राममिलन, उसकी हाउसकीपर कम कुक पुष्पा और कृष्णा और बॉबी नाम की 2 नौजवान नौकरानियाँ। बाशिंदे तो कुल जमा यही है वहाँ, बशर्ते कि आप कुत्ते को बाशिंदा न माने। कुत्ता? मोती। वहाँ एक कुत्ता भी है, बहुत खूंखार, पुलिस का सिखाया हुआ, भेड़िए जैसा, स्याह काला, माथे पर सफ़ेद दाग, अंगारों जैसी दहकती आंखें। फिर भी घर में चोर घुस आया? ये भी कम हैरानी की बात नहीं गुरुजी। अगर वो कुत्ता वैसा ही था जैसा कि तुम बता रहे हो, तो चोर को काबू में करने के लिए वो तो अकेला ही काफ़ी था। वो तो है, उसने कुछ किया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वारदात के वक्त वो घर पर न रहा हो? पता नहीं वो क्या है गुरुजी। अर्जुन के स्वर में खेद का पुट आ गया। दरअसल मैं आदम जात में ही इतना मशगूल रहा कि जानवर की बाबत सवाल करने का मुझे ख्याल ही नहीं आया था। चोर की आमद की कुत्ते पर कोई प्रतिक्रिया न होना बहुत अहम बात हो सकती है। अर्जुन, तुझे वहाँ वापस जाना होगा। ठीक है, तुझे खास तौर से ये मालूम करना है कि पिछली रात कुत्ता घर पर था या नहीं। अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? वहाँ नहीं था तो कहाँ था? और अगर था तो चोर के हंगामे के वक्त वो घर में कहाँ था और उसने क्या किया था? ठीक है, और तुमने ये मालूम करना है कि पिछली शाम घर में और क्या आवाजाही रही थी। जैसे नरोत्तम ठाकुर का वकील वहाँ आया था, वैसे क्या कोई और भी मेहमान वहाँ आए गए थे? और ये भी मालूम करने की कोशिश करना कि और कौन फैमिली फ्रेंड्स हैं जो अक्सर वहाँ आते जाते हैं। ओके ओके, नाउ गो अलाउंग। अर्जुन वहाँ से रुखसत हो गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।